तो कैसे हो भाइयों, सोल कल्टीवेटिंग डिवाइन सिस्टम की नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाओ और शेयर भी कर दो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 11, अच्छाई के लिए। आत्मा विकास दिव्य प्रणाली मेजबान के साथ विलय पूरा हो गया। सिस्टम सक्रियण 10%, 0.50%, 0.100%। पूर्ण बॉडी स्कैन 80%, 0.90%, 100%। पूरा हुआ। विश्व स्कैन 20%, 0.60%, 100%। पूरा हुआ। एआई किस्त पूरी हो गई। स्वागत है मेजबान जियाओ सैन, आत्मा को विकसित करने वाली दिव्य प्रणाली के लिए। आज से हम आपकी देखभाल में रहेंगे। कृपया हमारा ख्याल रखें। जब जियो सान ने ये शब्द सिस्टम पैनल पर देखे जो उसके सामने तैर रहा था, इन शब्दों से वह थोड़ा भ्रमित और भयभीत हो गया। वह भ्रमित था क्योंकि सिस्टम द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्द ऐसे थे जो एक मुफ्तखोर व्यक्ति बोलता है, और वह हम शब्द के कारण भी भ्रमित था। तो फिर वह किस बात से डर रहा था? वह भयभीत था क्योंकि सिस्टम एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह लग रहा था। भले ही वह धरती पर रहते हुए एक व्यस्त व्यवसाय था, उसने कई हल्के उपन्यास पढ़े थे, इसलिए वह जानता था कि कभी कभी शक्तिशाली प्राणी पुनर्जन्म लेने वाले भाग्यशाली लोगों को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम नामक चीज का उपयोग करते हैं। पुनर्जन्म एक अनोखी घटना थी जो मुख्य ब्रह्मांड में घटित होती है। पुनर्जन्म के लिए किसी व्यक्ति को कुछ छिपी हुई शर्तों को पूरा करना होता है, और उन शर्तों के बिना कोई व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं ले सकता। जो लोग छिपी हुई शर्तों को पूरा करने के बाद पुनर्जन्म लेने में सक्षम थे, वे लोग बहुत शक्तिशाली भाग्य वाले थे। इसलिए ऐसे कई लोग थे जो कई अन्य पुनर्जन्मों को अपमानित करने के लिए तैयार थे, सिर्फ उन्हें नियंत्रित करने के लिए। दिव्य क्षेत्र में एक संप्रदाय था जिसमें केवल पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी ही शामिल थे। वे लोग थे जो पुनर्जन्म लेने वाले लोगों की अगली पीढ़ियों की रक्षा करते थे। इसलिए एक सिस्टम प्राप्त करना हमेशा अच्छी बात नहीं थी। उसने सोचा कि उसका सिस्टम किसी शक्तिशाली व्यक्ति की रचना है, क्योंकि उसने इसकी बुद्धिमत्ता देखी थी। हालांकि वह डरा हुआ था, लेकिन उसने उस समय विरोध करने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसका सिस्टम किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा बनाया गया है, तो वह उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। और यदि वह इस व्यवस्था का सही ढंग से उपयोग करे और एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाए, तो वह जानता था कि वह किसी भी व्यक्ति के चंगुल से बच निकलने में सक्षम हो जाएगा। ये वैसा ही था जैसे किसी व्यवसाय में हम किसी दूसरे पक्ष से समान शर्तों पर कुछ सामान प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हों। हमें दूसरे पक्ष जितना ही शक्तिशाली और साधन संपन्न होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। हेलो जियाओ सान, मैं एओ बोआ हूँ आपका एआई। जब जियाओ सान सिस्टम के खिलाफ कुछ जवाबी उपायों के बारे में सोच रहा था, तो उसने अपने दिमाग में किसी को बात करते हुए सुना। इससे उसे फिर झटका लगा और उसकी रीढ़ की हड्डी पर भी ठंडक महसूस हुई। उसकी भावनाओं को महसूस करते हुए एओ बोआ नामक एआई ने पुरुष स्वर में कहा, बच्चे, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन जियाओ सैन ने उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि हर धोखेबाज भी लोगों को ठगते समय कुछ ऐसा ही कहता है। थोड़ा शांत होने के बाद उसने घबराए हुए स्वर में पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं मिस्टर एओ बोआ, और आप मेरे शरीर में कैसे आए? आपको ये बताना कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझे फिर से अपना परिचय देने दें। मैं एओ बोआ एक यिन और यांग दिव्य कछुआ हूँ। मैं चौथे दिव्य क्षेत्र में रहता था, और जब मैं अपने अंतिम कष्टों को झेल रहा था तो मैं उन्हें सहन करने में असफल रहा, और इस कारण मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया। मैं अपनी दिव्य आत्मा को केवल अपनी यान और यिन क्षमताओं के कारण ही सुरक्षित रख पाया। यद्यपि मैं अपनी दिव्य आत्मा को बचाने में सक्षम था, फिर भी वह क्लेशों के बाद अभी भी घायल है। और इस प्रश्न के लिए कि मैं आपके शरीर में कैसे प्रवेश किया। अपने क्लेशों में असफल होने के बाद मेरे पास अपने कुल में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं केवल अपनी आत्मा की अवस्था में दिव्य लोकों में घूमने में सक्षम था। 18 साल पहले मैंने महसूस किया कि भाग्य की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा एक दिशा की ओर जा रही थी, जिसमें मेरे लिए भी एक बहुत ही आकर्षक शक्ति थी। इसलिए मैं भाग्य ऊर्जा किरण से पहले जल्दी से उस दिशा में चला गया, और उस दिशा में यात्रा करने के बाद ही मुझे आप मिले। मैंने ये भी देखा कि यह आपका शरीर था जिसने वह अजीब आभा उत्सर्जित की जिसने मुझे आकर्षित किया। मैंने अपनी शक्ति से आपके शरीर की जांच की, और उस समय मैंने देखा कि जब मेरी आत्मिक शक्ति आपके शरीर के संपर्क में आई तो मैं अपनी आत्मिक शक्ति की एक छोटी सी मात्रा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो गया, जो क्लेशों के कारण घायल हो गई थी। जब मैं इस तरह से आपके शरीर की जांच कर रहा था, तो मेरे पास से गुजरी भाग्य की रोशनी ने मुझे पकड़ लिया, और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वह आपके शरीर में प्रवेश कर गई। इससे मैं वास्तव में डर गया, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि आपके पास एक दिव्य उपचार प्रकार का शरीर था। अगर मैं कुछ सालों तक आपके साथ रहूं तो मैं अपनी आत्मा की चोटों में से आधे से ज्यादा को ठीक कर पाऊंगा। दिव्य उपचार प्रकार के शरीर एक विशेष प्रकार के शरीर थे जो अपने प्रभाव को खो देते थे यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनके शरीर में प्रवेश करता और उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता।
मैं एक अज्ञानी व्यक्ति के कारण तुम्हारे जैसे खजाने को खोना सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने भी तुम्हारे शरीर से भाग्य ऊर्जा को दूर करने के लिए तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया। लेकिन कौन जानता था कि तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका पुनर्जन्म हुआ था और तुम भी एक सिस्टम वाले व्यक्ति थे। इसलिए तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने के बाद मुझे तुम्हारे सिस्टम से जुड़ना पड़ा। एओ बोआ ने शुरू से लेकर आखिर तक सच्चाई से बताया कि उसके साथ दुर्घटना कैसे हुई। उसने अपनी कहानी सच सच बताई ताकि जियाओ सान को उस पर विश्वास हो जाए। एओ बोआ से यह कहानी सुनने के बाद जियाओ सान ने उस पर यकीन कर लिया। लेकिन ऐसा उसकी मूर्खता या अज्ञानता की वजह से नहीं था। उसने उस पर इसलिए यकीन किया क्योंकि जन्म से ही उसके पास झूठ पकड़ने की एक महाशक्ति थी। यही कारण था कि वह जन्म से ही किसी के झूठ में नहीं फंसा। वह थोड़ा हैरान भी था क्योंकि जब एओ बोआ उससे सिस्टम से बंधने के बारे में बता रहा था तो उसने देखा कि एओ बोआ के लहजे में खुशी की झलक थी। लेकिन इस वजह से उसे एओ बोआ पर शक नहीं हुआ। तो भाइयों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे शरीर में प्रवेश करने वाली भाग्य ऊर्जा का क्या हुआ? जियो सैन ने उत्सुकता से पूछा। ओह, उस चीज के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह कोई ऐसी व्यक्ति थी जिसे आपके सिस्टम ने आपसे जुड़ने के लिए बुलाया था, इसलिए वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। साथ ही उसकी स्थिति भी मेरी जैसी ही है, इसलिए आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एओ बोआ ने धैर्यपूर्वक कहा। अध्याय 12 आत्मा साधना। भाइयों, आप मूल रूप से मुझे बता रहे हैं कि मेरे शरीर के अंदर 3 संस्थाएं रहती हैं। एओ बोआ से जियो सान ने अवाक होकर पूछा। तकनीकी रूप से मेरे साथ आपके अंदर केवल एक और व्यक्ति रहता है, लेकिन अगर आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाए तो ये संख्या 3 हो जाएगी, एओ बोआ ने शांत तरीके से समझाया। यदि एओ बोआ के कबीले का कोई व्यक्ति उसे किसी से इतनी देर तक बात करते हुए देख ले तो उसे संदेह होगा कि क्या वह वास्तव में उनके कबीले का युवा स्वामी है जो केवल सोता रहता है और बात करना नापसंद करता है। एओ बोआ एक आलसी व्यक्ति था। अगर वह अपने वंश के साथ न होता तो वह अपने क्लेश पर काबू पा सकता था। हालांकि वह अपनी आत्मा के आधे हिस्से को नष्ट होने से बचाने में सक्षम था, फिर भी वह अपने क्लेश पर असफल रहा क्योंकि उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया था। यदि किसी जादुई जानवर का शरीर किसी विपत्ति में नष्ट हो जाता है तो वह कभी भी अपनी सही शारीरिक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए मूल रूप से यह ऐसा था जैसे कि भले ही वह अपने पुराने शरीर को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो, लेकिन उसे फिर से अपना वंश विकसित करने का मौका नहीं मिलेगा। जादुई जानवरों के लिए रक्त रेखा सबसे महत्वपूर्ण थी। एओ बोआ के पूर्वज अब दिव्य यिन और यांग कछुए नहीं रह गए थे। वे कुछ शक्तिशाली प्राणी थे जो शक्तिशाली जादुई जानवरों में बदल गए थे और वर्तमान में 5वें दिव्य क्षेत्र में रह रहे थे। अपने क्लेश में असफल होने के बाद एओ बोआ ने अपने वंश को अधिक शक्तिशाली जादुई जानवर वंश में बदलने की अपनी योग्यता खो दी थी। इससे एओ बोआ ने अपने कबीले में वापस लौटने की योग्यता भी खो दी। भले ही उनके पिता कबीले के वर्तमान मुखिया थे, फिर भी वे उन नियमों को नहीं बदल सकते थे। लेकिन अगर वह अपने कबीले में वापस लौटता है तो भले ही उसे कबीले के अन्य सदस्यों द्वारा अपमानित किया जाएगा, लेकिन उसके माता पिता निश्चित रूप से उसे अपना भौतिक शरीर वापस पाने में मदद करेंगे। आखिरकार वह उनका इकलौता बच्चा था और उसके बाद उन्हें उसे चौथे दिव्य क्षेत्र में निर्वासित करना होगा और वे उसके कबीले के नियमों के कारण उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। अपने ही बच्चे को अपने कबीले से निर्वासित करना उसके पिता के लिए भी बहुत बड़ा अपमान होगा जो कबीले का मुखिया है। उसका अभिमान और उसके माता पिता के साथ उसका रिश्ता ही मुख्य कारण थे कि उसने अपने कबीले में वापस न लौटने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता को अपमानित करने के बजाय कष्ट सहना चुना। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। उसने लगभग सभी दिव्य लोकों की यात्रा की और अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाया। और उसने अपने पुराने वंश के साथ अपने भौतिक शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए कई शक्तिशाली पुरुषों की विरासतों की भी खोज की, लेकिन वह ऐसा करने में सफल रहा। वह एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जो अपने कबीले के महान बुजुर्गों से भी अधिक शक्तिशाली हो और केवल ऐसा बनकर ही वह अपने कबीले में गर्व के साथ वापस लौट सकेगा, भले ही उसने अपना वंश खो दिया हो। वह जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना लगभग असंभव था, लेकिन जियाओ सान से मिलने के बाद उसे कुछ उम्मीद मिली। एओ बोआ ने जो कहा उसे सुनकर जियो सान फिर से अवाक हो गया। एओ बोआ ने देखा कि जियाओ सैन चुप हो गया है। उसने अपने क्लेशों में असफल होने के बाद किसी से संवाद नहीं किया था, इसलिए वह अपनी बातचीत जारी रखना चाहता था। इसलिए वह दोषी स्वर में जियाओ सैन से माफी मांगता है। वास्तव में अगर मैं तुम्हारे सिस्टम से नहीं जुड़ता, सिस्टम तब अपने आप जाग जाता जब तुम 8 साल की उम्र में थे, लेकिन मुझे तुम्हारे सिस्टम से जुड़ना पड़ा। सिस्टम सक्रिय होने का समय 10 साल देरी से हुआ, इसलिए इसके लिए माफी चाहता हूं। ओह, ये ठीक है। वास्तव में अगर मेरी प्रणाली वास्तव में 8 साल की उम्र में सक्रिय हो जाती तो मैं वास्तव में उस पर निर्भर होता, इसलिए आपने जो किया वह वास्तव में एक आशीर्वाद था, जियो सैन ने एओ बोआ से कहा। एओ बोआ समझ गया कि जियाओ सान ने क्या कहा था, लेकिन वह उसे सही करने नहीं गया क्योंकि वह समझता था कि जियाओ सान एक दिन उसकी प्रणाली के उद्देश्य को समझ जाएगा। ठीक है,
चलो बेकार की बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें हमारी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताता हूँ, एओ बोआ ने गंभीर स्वर में कहा। उसका गंभीर स्वर सुनकर जियाओ सान भी गंभीर हो गया। एओ बोआ ने आगे कहा, आपकी प्रणाली को आत्मा संवर्धन दिव्य प्रणाली कहा जाता है। यह आपकी आत्मा को विकसित करने में आपकी मदद कर सकती है। इस मल्टीवर्स में ऐसे लोग हैं जो आत्माओं की खेती करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर नकली आत्मा साधक है। फिर भी आपकी प्रणाली से आप एक असली आत्मा साधक बन पाएंगे। और आत्मा साधना क्या है? आत्मा हर चीज का मूल तत्व है। उदाहरण के लिए, हम जीवित प्राणी, पत्थर और हमारे आसपास की ऊर्जा सभी की अपनी आत्माएं होती हैं। अगर ऐसा न होता तो वे बुद्धि प्राप्त करके साधना शुरू नहीं कर पाते। सीधे शब्दों में कहें तो आत्मा साधना हमारी आत्मा या हमारे मूल को साधना है। अमर साधना में एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अपने शरीर और आत्मा को एक के रूप में जोड़ना होता है और इससे व्यक्ति अमर बनने में मदद मिलती है, जिसे अनंत जीवन मिलता है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, हर अमर साधक जो वर्तमान में उन दिव्य क्षेत्रों में साधना कर रहे हैं, वे लोग हैं जो मुख्य रूप से अपने शरीर और आत्मा की साधना कर रहे हैं। हालांकि वे सफलता प्राप्त करने पर अपनी आत्मा की शक्ति में सुधार करने में सक्षम हैं, लेकिन वे अपनी आत्माओं का उपयोग करके लड़ने में सक्षम नहीं हैं। और साथ ही आत्मा शक्ति और आत्मा शक्ति को गलत न समझें। आत्मा की शक्ति को विकसित करना आत्मा की शक्ति के समान ही है, लेकिन यह आत्मा की शक्ति को विकसित करने जैसा नहीं है। आत्मा हमारी आत्मा में सुरक्षा की परतों में से केवल एक है, और जब हम अपनी आत्मा को विकसित करते हैं तो हम अपने जीवन के मूल को भी विकसित कर रहे होते हैं। जहां तक जीवन की उत्पत्ति का सवाल है, आपको अभी इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। दिव्य क्षेत्र में हम आध्यात्मिक साधक तो पा सकते हैं, लेकिन आत्मा साधक नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे किसी भी दिव्य क्षेत्र में पूर्ण आत्मा साधना पद्धतियां नहीं हैं, और यदि आत्मा युद्ध पद्धतियां हैं भी तो शरीर साधकों की आत्माओं को अपनी आत्मा का उपयोग करके लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। और क्योंकि आत्मा साधकों की आयु शरीर साधकों की तुलना में अधिक नहीं होती है, इसलिए अमर साधकों ने केवल अपनी आत्मा की साधना करना छोड़ दिया है। लेकिन आपकी स्थिति में हमारे पास केवल मुख्य रूप से आत्मा की साधना करने और उसके बाद एक शुद्ध शरीर साधक बनने का ही विकल्प है। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यदि आप आत्मा साधना शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपनी आत्मा को सक्रिय करना होगा। अपनी आत्मा को खोले बिना हम आत्मा साधना शुरू नहीं कर सकते। भाइयों, हम मेरी आत्मा को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? जियो सैन ने उत्साह से पूछा। मैं इसमें आपकी सहायता करूंगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को सक्रिय करना चाहता है तो उसे 8 वर्ष की आयु में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन में जागरण समारोह में भाग लेना चाहिए, या उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वह 20 वर्ष की आयु से पहले अपनी आत्मा की खोज कर सके और उसे सक्रिय कर सके। लेकिन चूंकि आप 18 वर्ष के हैं, इसलिए हमारे पास दूसरी विधि द्वारा आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि इस विधि के लिए हमें 10 वर्ष की आयु से ही आपकी आत्मा को आत्मिक जानवरों और आत्मा सामग्री का उपयोग करके विकसित करना होगा। यह विधि आत्माओं को सक्रिय करने की सबसे अच्छी विधियों में से एक है, लेकिन इसमें समय भी लगता है। इसलिए हमें आपकी आत्मा को सक्रिय करने के लिए पहली विधि का उपयोग करना होगा, और मैं आपकी आत्मा को सक्रिय करने में आपकी मदद करूंगा, एओ बोआ ने कहा। तो फिर चलो अब इसे शुरू करते हैं, जियो सैन ने यह सुनने के बाद निष्पक्षता से कहा। अध्याय 13 3 आत्माएं। तो फिर चलो अब इसे शुरू करते हैं, जियो सैन ने यह सुनने के बाद अधीरता से कहा। उसकी इच्छा अमर साधक बनने की थी और उन सभी को साबित करना था जो उसे नीची नजर से देखते थे। हालांकि वह खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन वह अपने परिवार या अपनी प्रेमिका के पास वापस नहीं जाना चाहता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अपने सिद्धांत थे। अगर कोई उसे छोड़कर चला जाता तो वह उसे अपने साथ रहने के लिए कभी मजबूर नहीं करता, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे ढूंढने के लिए फिर से आता तो वह उसे कभी वापस नहीं लेता। यही बात उसके चाहने वालों पर भी लागू होती थी। वह कभी लापरवाह नहीं रहा। जब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा तो उसने तुरंत उसकी बात नहीं मानी। उसने उसकी खूबियां जांची, और जब उसे पता चला कि वह अपने सिद्धांतों वाली इंसान है, तभी उसने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर स्वीकार किया। जब उन्होंने वास्तव में डेट करना शुरू किया तो वह उससे बहुत प्यार करने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे एक दिन छोड़कर चली जाएगी। अंत में वह उसे छोड़कर चली गई। यह उसका पहला सच्चा प्यार था, भले ही वह धरती पर रह रहा था। अपने व्यवसाय के कारण उसके पास किसी के साथ रिश्ता शुरू करने का समय नहीं था। इस अनुभव ने उसके दिल में दरार पैदा कर दी। जब वह जा रही थी तो उसने उसे याद दिलाया था कि वह ही थी जिसने उनके रिश्ते की शुरुआत की थी, और अगर वह किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रही थी तो कम से कम वह ये तो बता सकती थी कि वह कहाँ जा रही है। लेकिन उस समय उसने उसे रोक दिया था और कहा था, क्या आपको लगता है कि आपके जैसा कचरा इस महारानी के योग्य है? जियो सान, मुझे आपको फिर से याद दिलाना है, भले ही मैंने अपनी ताकत को ठीक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपके जैसे कचरे के टुकड़े से प्यार करूंगी।
आपको मेरे लिए आभारी होना चाहिए क्योंकि मैं आपको शिकायत करने के बजाय मुझे एक असहाय स्थिति में देखने के बाद जीने दे रही हूँ। हत्या के इरादे से। अपनी अधीरता और उत्साह के कारण उसे अपने पुनर्जन्म के बाद हुई सभी घटनाओं की याद आ गई। और उनमें से एक घटना तब की थी जब उसके माता पिता उसके वंश के बारे में बात कर रहे थे। उसे याद आया कि वे कह रहे थे कि वह अपने वंश के कारण कभी खेती नहीं कर पाएगा। ये याद करके उसका मूड उदास हो गया। एओबोआ ने उसके मूड में आए बदलाव को देखा और समझा कि जियाओसान क्या सोच रहा था। वह एक छोटे कछुए के शरीर के साथ उसके सामने आया और बोला, ये सच है कि आप अपनी रक्त रेखा की समस्या के कारण क्यूई की खेती नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप अपनी आत्मा की खेती कर सकते हैं। आत्मा की खेती एक अलग तरह की खेती है जहां आपको वास्तव में अपनी रक्त रेखा पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको अपनी खेती के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एओबोआ की बात सुनकर जियाओसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाई एओ, चलो समारोह शुरू करते हैं, जियोसान ने कहा। एओबोआ ने अपने कछुए के सिर को हिलाया और उसके सामने तैरने लगा। एओबोआ जिस शरीर में दिखाई दिया वह हरे रंग के कछुए का शरीर था, लेकिन उसका सिर एक चीनी ड्रैगन का था। उसका शरीर पन्ना रंग का था और उसके खोल पर सुनहरे पैटर्न थे। उसके पैर नारंगी रंग के पंखों की तरह थे और सबसे रहस्यमयी चीज उसके खोल पर बने सुनहरे पैटर्न थे। जब जियाओसान ने उन्हें देखा, भले ही एओबोआ का शरीर थोड़ा पारदर्शी था, उसे लगा कि उन सुनहरे पैटर्न में कुछ अद्भुत था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका शरीर एक बच्चे के कछुए की तरह बहुत छोटा था, जिससे वह जियाओसैन के लिए बहुत प्यारा लग रहा था। अगर उसकी इच्छाशक्ति नहीं होती तो वह पहले ही एओबोआ को थपथपा चुका होता। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति से बना एओबोआ का शरीर छोटा और प्यारा लग रहा था, फिर भी उसके पास एक राजसी आभा थी। जियाओसान ने एओबोआ के इर्द गिर्द की आभा और उस साम्राज्य के वर्तमान सम्राट की आभा की तुलना की जिसमें वह रह रहा था। उसने देखा कि वर्तमान सम्राट की आभा एओबोआ की आभा की तुलना में हाथी के सामने चींटी की तरह थी। एओबोआ ने कहा, सबसे पहले आपको खड़े होकर अपनी आंखें बंद करनी होंगी और फिर अपने मन को अपनी बाईं हथेलियों के बीच में केंद्रित करना होगा। उसने भी समय बर्बाद नहीं किया और देखा कि जियाओसान ने ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी सक्रिय किया और अपनी आत्मा को सक्रिय किया। वह जियाओसान के पीछे उड़ गया और उसके सिर के पीछे से जियाओसान के शरीर में अपनी आध्यात्मिक शक्ति डाली और उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसकी बाईं हथेली में प्रवाहित किया। लेकिन उसके आश्चर्य से उसकी आध्यात्मिक शक्ति 3 धागों में विभाजित हो गई और 3 स्थानों पर प्रवाहित हुई जो उसके बाएं और दाएं हाथ थे, और अंतिम आध्यात्मिक धागा उसके सिर पर चला गया। इससे एओबोआ उत्साहित हो गया। अगर जागरण समारोह करने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति समारोह के बीच में विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में एक से अधिक आत्माएं हैं। जब उसने ये देखा तो उसे पता चला कि जियाओसान के पास 3 मार्शल आत्माएं हैं और उनमें से एक विकास प्रकार की आत्मा थी जिसे उसके सिस्टम ने उसके अंदर स्थापित किया था। इसलिए कहा जा सकता है कि जियाओसान मूल रूप से जुड़वां आत्माओं के साथ पैदा हुआ था। जुड़वां आत्माओं वाले लोगों को राक्षसों के बीच राक्षस के रूप में जाना जाता था। 3 आत्माओं वाला जियाओसान ब्रह्मांड में एक अद्वितीय प्रतिभा था। कुछ ही सेकंड बीते थे कि एओबोआ ने उनकी आत्माओं को सक्रिय करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति भेजी। जियाओसैन के सिर और दोनों हथेलियों से कुछ चमकीली रोशनी निकली। फिर उन जगहों से 2 मानव आकृतियां और एक ग्रह जैसी आकृति निकली। वे उसकी आत्माएं थीं जिन्हें एओबोआ ने सक्रिय किया था। उनके बाहर आने के तुरंत बाद उसकी आत्माओं से बहुत ज्यादा मात्रा में आत्मा शक्ति निकली। इतनी मात्रा में आत्मा शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जो किसी नए जागृत व्यक्ति के पास हो। एओबोआ को आश्चर्य इस बात से नहीं हुआ कि जियाओसान के पास कितनी शक्ति थी, बल्कि यह कि जियाओसान ने अपनी आत्माओं को सक्रिय करने के बाद कितनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी। उसने देखा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के कगार पर थी। आत्म साधना में आध्यात्मिक क्षेत्र को कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसा आत्मा क्षेत्र, आत्मा एकत्रीकरण क्षेत्र, आत्मा डोमेन क्षेत्र, देवता क्षेत्र, अमर पुनर्जन्म क्षेत्र और सच्चा भगवान दायरे। अब उसे समझ में आ गया कि जियाओसान को बचपन से ही हमेशा सिरदर्द क्यों रहता था। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि जियाओसान को अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इस स्तर तक बढ़ाने के लिए कितना दर्द सहना पड़ा। इससे वह दुखी नहीं हुआ, बल्कि खुश और उत्साहित हुआ। ब्रह्मांड में एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए व्यक्ति को कई दर्दों से गुजरना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति उन दर्दों को नहीं झेल सकता तो वह अपनी यात्रा के बीच में ही गिर जाएगा। छोटी उम्र से ही जियाओसान को इतने दर्द सहते हुए देखकर उसे भी थोड़ी शर्मिंदगी हुई। अगर उसके पास जियाओसान जैसा दृढ़ संकल्प होता तो वह अपने कष्टों को सफलतापूर्वक पार कर सकता था। और जब सब कुछ शांत हो गया तो जियाओसान ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने देखा। उसने 2 छोटी मानव आत्माएं देखीं जो उसके जैसी ही थीं, और एक चमकीला नीला और हरा मिश्रित ग्रह उसके सामने तैर रहा था। वह पीछे मुड़ा और एओबोआ को देखा, जिसका शरीर पहले से अधिक पारदर्शी हो गया था। उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी कृतज्ञता का बदला चुकाना जानता था।
ठीक उसी समय जब वह एओबोआ को धन्यवाद देने वाला था, उसने एओबोआ को ये कहते हुए सुना, जल्दी से समय बर्बाद करना बंद करो और अभी ओपन स्टेटस बताओ। अध्याय 14 स्थिति पृष्ठ। एओबोआ की याद दिलाने वाली बात सुनने के बाद जियोसान ने कहा, स्थिति दिखाओ। जैसे ही उन्होंने स्टेटस दिखाओ कहा, उनके सामने एक नीले रंग की स्क्रीन प्रकट हुई। ये कहा, जानकारी, नक्शा, दुकान, सिस्टम पॉइंट कन्वर्टर, स्टोरेज की जगह, नाम जियाओसान, आयु -18, 758 अधिक, निवास स्थान नश्वर संसार, आत्मा साधना 39वां स्तर 10% संघनित, आध्यात्मिक साधना आध्यात्मिक डोमेन क्षेत्र 5% संघनित, शरीर साधना नश्वरता का 7वां पद, विशेष शरीर यिन और यांग उपचार शरीर स्वर ग्रेड में सुधार किया जा सकता है। रक्तरेखा अपूर्ण रक्तरेखा 95% अपूर्ण, समग्र शक्ति 20वीं स्तर की शक्ति, सृष्टि के बच्चे के छल्ले कोई नहीं, क्लोन बॉडी ऑफ क्रिएशन रिंग्स कोई नहीं, क्रिप्टोडॉम ग्रह वलय कोई नहीं, नियम सृष्टि का नियम, क्लोन का नियम, समय और स्थान का नियम, मृत्यु का नियम, पुनर्जन्म का नियम, डोमेन समय और स्थान डोमेन, विरासत में मिली तकनीकें, रक्त रेखा से ज्वाला अवशोषित तकनीक, विशेष शरीर से यिन और यांग उपचार, सृजन की संतान आत्मा से निम्न स्तर की सृजन तकनीकें, सृजन आत्मा के क्लोन शरीर से क्लोन हेरफेर, क्लोन विस्फोट, क्लोन पोषण तकनीक, क्रिप्टोडॉम ग्रह आत्मा से -12 तत्व नियंत्रण, हवा आग पानी बर्फ लकड़ी पृथ्वी प्रकाश अंधकार गड़गड़ाहट अंतरिक्ष जहर अराजकता ही ऐसे तत्व हैं जिन्हें इस प्रकार की आत्मा नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। डोमेन से समय रुकना स्थान स्थिर होना, सीखी गई तकनीकें कोई नहीं, पालतू जानवर कोई नहीं, आत्मा साधना और अमर साधना की तुलना करने वाली तालिका, आत्मा साधना अमर साधना 1-10 आत्मा साधना रैंक, क्यूई सभा क्षेत्र 11-20 आत्मा साधना रैंक, शारीरिक बनावट बढ़ाने वाला क्षेत्र 21-30 आत्मा साधना रैंक, आत्मा एकत्रीकरण क्षेत्र 31-40 आत्मा साधना रैंक, ग्रैंड स्पिरिट गैदरिंग क्षेत्र 41-50 आत्मा साधना रैंक, फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र 51-69 आत्मा साधना रैंक, डेंतियान बिल्डिंग क्षेत्र 70-79 आत्मा साधना रैंक, स्वर्ण गोली निर्माण क्षेत्र 80-89 आत्मा साधना रैंक, अस्थि पुनर्निर्माण क्षेत्र 90-99 आत्मा साधना रैंक, शरीर पुनर्निर्माण क्षेत्र 100-110 आत्मा साधना रैंक, डोमेन क्षेत्र। अध्याय 15 गहन ध्यान। जियाओसान ने अपने स्टेटस पैनल को बड़ी दिलचस्पी से देखा। एओबोआ भी उसके कंधे पर बैठ गया और उसकी स्थिति पर नजर डाली। भाई एओ, मेरी आत्मा शक्ति 39वें स्तर और समग्र शक्ति 20वें स्तर पर क्यों है? जियाओसान ने हैरान आवाज में पूछा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा की शक्ति 39वें स्तर पर है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आत्मा की शक्ति ही आत्मा साधना की नींव है। और आपकी समग्र शक्ति आत्मा की शक्ति से कम होने का कारण यह है कि आपके पास कोई आत्मा वलय नहीं है। किसी व्यक्ति की आत्मा शक्ति हर 10 स्तर पार करने के बाद उस व्यक्ति के पास अपनी असली शक्ति बाहर लाने के लिए आत्मा के छल्ले होने चाहिए। आमतौर पर किसी भी आत्मा के छल्ले के बिना एक नए आत्मा साधक के रूप में आपकी समग्र शक्ति ज्यादातर 10वें स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन आपकी समग्र शक्ति 20वें स्तर पर है, जो उत्कृष्ट है। एओबोआ ने कहा, तो फिर सोल रिंग्स क्या है और मैं उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? एओबोआ से द्वारा कहे गए नए शब्द को सुनकर जियोसेन ने पूछा। आत्मा रिंग्स महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आत्मा साधकों के पास होनी चाहिए। आमतौर पर आत्माएं प्रत्येक में केवल 10 स्तर की आत्मा शक्ति रख सकती हैं। एक व्यक्ति जिसके पास केवल एक आत्मा है, अगर वह आत्मा शक्ति को तब तक अवशोषित करता है जब तक कि उसकी आत्मा शक्ति 10वें स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तो वह आत्मा साधक अपने शरीर में अधिक आत्मा शक्ति संग्रहित नहीं कर सकता। इसका मूल रूप से मतलब है कि वह व्यक्ति अब और सुधार नहीं कर सकता। इसलिए प्राचीन समय में लोगों ने बहुत शोध किया और पाया कि अगर कोई व्यक्ति सोल रिंग को अवशोषित या उत्पादित करता है, तो प्रत्येक रिंग में आत्मा शक्ति के 10 अन्य स्तर हो सकते हैं। इस खोज ने सोल कल्टीवेटर्स की दुनिया में एक बड़ा बदलाव किया। इसलिए उन्होंने हर 10 लेवल के बाद सोल रिंग को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वे इस तरह से अपनी सोल पावर को बेहतर बनाने में सक्षम थे। और सोल रिंग कैसे प्राप्त करें, इस सवाल के लिए कई तरीके हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 तरीके हैं: अपने आप सोल रिंग का उत्पादन करना, सोल बीस्ट को मारना और उनके द्वारा उत्पादित सोल रिंग को अवशोषित करना, और अंतिम तरीका है सोल बीस्ट को वश में करना और उनकी सोल रिंग को अवशोषित करना। ऊपर बताए गए 3 तरीकों में से मुझे व्यक्तिगत रूप से दूसरा तरीका पसंद नहीं है। हालांकि यह तरीका सबसे आसान है, लेकिन यह बहुत क्रूर तरीका है और इसके कई नुकसान भी हैं। यह तरीका सिर्फ सोल बीस्ट टैमिंग विधि के आविष्कार से पहले इस्तेमाल किया जाता था। पहली विधि जो हमारे अपने में एक सोल रिंग का उत्पादन कर रही थी, वह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग हम अपने आप सोल रिंग बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस विधि के लिए हमें अपनी रक्तरेखा का उपयोग करना होगा।
रक्तरेखा जितनी शक्तिशाली होगी, सोल रिंग भी उतनी ही शक्तिशाली होगी, इसलिए हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी रक्तरेखा में समस्या है। इससे केवल एक ही विकल्प बचता है कि किसी सोल बीस्ट को वश में किया जाए और उनकी सोल रिंग को अवशोषित किया जाए। इस विधि का एक बड़ा फायदा यह है कि इस विधि का उपयोग करके हम न केवल अपने पालतू जानवर के आगे बढ़ने पर अपने सोल रिंग को अपग्रेड कर सकते हैं, बल्कि हम उनसे सोल स्किल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के सोल रिंग को एडवांस ग्रोथ टाइप सोल रिंग कहा जाता है। जहां तक आत्मा कौशल का प्रश्न है, वे आत्मा साधना में कौशल के प्रकार हैं जो अमर साधना में क्यूई तकनीक के समान है। इसके अलावा मैं ये कहना भूल गया कि पहले प्रकार के सोल रिंग में सोल स्किल्स नहीं होते हैं, लेकिन वे अपने सोल रिंग कलर को एडवांस करने में सक्षम होते हैं। दूसरे प्रकार के सोल रिंग में सोल स्किल्स होते हैं, लेकिन उन्हें एडवांस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें एडवांस करने के लिए केवल कुछ शुद्ध ईविल तरीके ही होते हैं। इस प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल केवल दुष्ट प्रकार के सोल मास्टर्स द्वारा किया जाता है। उपरोक्त दो प्रकार की सोल रिंग का उपयोग केवल प्राचीन काल में किया जाता था क्योंकि वे एकमात्र विधियां थीं जो सोल कल्टीवेटर के लिए उपलब्ध थीं, लेकिन उनके कई नुकसान भी थे। इसलिए आधुनिक सोल कल्टीवेटर सोल रिंग का उपयोग करते हैं जो सोल बीस्ट को वश में करने के बाद प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की सोल रिंग में सोल स्किल्स होती हैं और जब वश में किया गया जानवर आगे बढ़ता है तो वे अलग अलग रंगों में आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये दो फायदे नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई वश में किया गया जानवर 1000 साल के जानवर में आगे बढ़ता है तो उसे सोल बोन बनाने का मौका मिलता है, और इस प्रकार की सोल बोन उच्च रैंक वाले सोल कल्टीवेटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और उन लाभों के लिए मैं आपको बताऊंगा जब आप 70वें स्थान पर पहुंचेंगे। एओ बोआ ने जियाओ सान को ठीक से समझाया जो उत्सुकता से उसकी बात सुन रहा था। एओ बोआ की बातें सुनकर जियाओ सान उत्साहित हो गया। जब वह धरती पर रहता था तो उसने जानवरों को वश में करने के बारे में कई हल्के उपन्यास पढ़े थे। जब वह बहुत छोटा था तो उसने इस ग्रह पर कई जादुई जानवरों को वश में करने और उनकी मदद से भूमि पर विजय प्राप्त करने का सपना भी देखा था। वह ये भी जानता था कि जानवरों को वश में करने वालों को खेती की दुनिया में कई फायदे होते हैं। भाई चलो चले और कुछ जानवरों को वश में करें और कुछ जानवरों की अंगूठियां खरीदें, जियो सैन ने उत्सुकता से कहा। सिर्फ अपनी ताकत से आप जादुई जानवरों को वश में करने के बारे में सोच रहे हैं? एओ बोआ ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में पूछा। मैं अपनी नई ताकत से किसी भी जानवर को वश में क्यों नहीं कर सकता? जियो सैन ने हैरान स्वर में पूछा। छोटे सैन, मैं नश्वर दुनिया में जादुई जानवरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जादुई जानवरों की बात कर रहा हूं जो क्यूई क्षेत्र के साधकों के खिलाफ लड़ सकते हैं, एओ बोआ ने समझाया। ओह, तो यह एक समस्या है। अगर हमें उस स्तर पर जादुई जानवर खोजने हैं तो हमें जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला या समुद्र के बीच में जाना होगा, जियाओ सैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यह वैसा ही था जैसा एओ बोआ ने कहा था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह उन जानवरों को नहीं हरा सकता है अगर वे एक गिरोह बनाकर उसके साथ लड़े, भले ही वह जिस दुनिया में रह रहा था वह एक नश्वर दुनिया थी। यह उच्च रैंकिंग वाली दुनिया में से एक थी, इसलिए इस दुनिया में कुछ क्यूई दायरे के जानवरों का मिलना सामान्य बात थी। उसके हाव भाव देखकर एओ बोआ चुपके से हंसा और बोला, आत्मा के छल्ले पाने की कोई जल्दी नहीं है, पहले अपनी आत्माओं से परिचित होने का प्रयास करो। एओ बोआ के शब्दों को सुनकर जियाओ सान उस ज्ञान से परिचित होने के लिए ध्यान में चला गया जो उसे अपनी आत्माओं के सक्रिय होने पर प्राप्त हुआ था। उसे ध्यान करते देख एओ बोआ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया जब उसने देखा कि जियो सान सामान्य ध्यान अवस्था में नहीं बल्कि गहन ध्यान अवस्था में चला गया था। गहन ध्यान की अवस्था एक रहस्यमय अवस्था थी। इस ध्यान अवस्था में जो व्यक्ति गहन ध्यान अवस्था में प्रवेश करता है उसे अपनी शक्ति को उन्नत करने के लिए ब्रह्मांड से सहायता मिलती है। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें एओ बोआ ने भी अपने जीवन में प्रवेश नहीं किया था। इस वजह से वह जियाओ सान की किस्मत से ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ देर तक जियाओ सान को देखने और यह महसूस करने के बाद कि उसमें कोई समस्या नहीं है, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया और जियाओ सान के चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया ताकि कोई भी जियाओ सान को परेशान न कर सके। गहन ध्यान की अवस्था किसी के लिए भी एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए उसने जियाओ सान के लिए इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए और भी अवरोध खड़े कर दिए। ये सब करने के बाद उसने थोड़ी जिम्हाई ली और जियाओ सान के शरीर में गायब हो गया। अध्याय 16 उत्परिवर्तित आत्मा। जियाओ सान का गहन ध्यान एक सप्ताह से ज्यादा समय तक चला, लेकिन उसके बाद भी जियाओ सान अपने ध्यान से नहीं उठा और समय समय पर वह दर्दनाक हाव भाव वाले चेहरे बनाता रहता। इससे एओ बोआ थोड़ा चिंतित हो गया। जियाओ सान एक ऐसा व्यक्ति था जो साधना में नया था, अगर कुछ गलत हो जाता तो उसे कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता। अगर जियाओ सान की प्रणाली उसे जियाओ सान के बारे में चिंता न करने के लिए नहीं कहती तो वह पहले ही जियाओ सान को जगा चुका होता। 2 महीने बीत गए, जियाओ सान अभी भी नहीं जागा था। तीसरा महीना शुरू होते ही जियाओ सान की पलकें कांपने लगीं। एओ बोआ ने उसके बदलाव को देखा तो वह जल्दी से जियाओ सान के सामने आया।
जब जियाओ सान ने अपना खोला तो उसने एओ बोआ को अपने सामने तैरते हुए देखा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई यह अद्भुत है, मैं उन सभी आत्मा कौशल का अध्ययन करने में सक्षम था जो मुझे विरासत में मिले थे। आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं जबकि मैं चिंतित था कि आपके साथ कुछ हुआ है, एओ बोआ ने कहा। जियाओ सान ने थोड़ा मुस्कुराया और एओ बोआ से माफी मांगी और उसे अचानक कुछ महत्वपूर्ण याद आया, इसलिए उसने कहा, भाई एओ, इस बार जब मैं अपनी बंद दरवाजे की साधना में था तो ग्रह प्रकार की आत्मा के साथ कुछ हुआ। क्या हुआ? अपनी सारी आत्माओं को मेरे लिए सक्रिय करो, एओ बोआ ने गंभीर स्वर में कहा। जियो सान ने अपना सिर हिलाया और अपनी सभी आत्माओं को सक्रिय कर दिया। दो मानव जैसी आत्माएं प्रकट हुईं, लेकिन इस बार ग्रह जैसी आत्मा अन्य दो आत्माओं के साथ उसके सामने प्रकट नहीं हुई। ग्रह जैसी आत्मा के स्थान पर एक और मानव जैसी आत्मा प्रकट हुई। अब जियाओ सान की सारी आत्माएं मिनी जियाओ सान की आकृतियां थीं। एकमात्र अंतर यह था कि आत्माओं के सामने धुंध अलग अलग रंगों में थी। जियाओ सान की पहली आत्मा जो सृजन आत्मा की संतान थी, के चारों ओर धुंध हरे रंग की थी। जियाओ सान की दूसरी आत्मा जो कि सृजन का क्लोन शरीर था, के चारों ओर की धुंध बैंगनी रंग की थी। उसकी तीसरी आत्मा थोड़ी अलग थी। मिनी जियाओ सान के शरीर ने उसकी छाती के सामने एक गेंद पकड़ी हुई थी। अगर कोई व्यक्ति इसे करीब से देखे तो वह गेंद किसी ग्रह की तरह थी। जब एओ बोआ ने अपनी तीसरी आत्मा को देखा तो उसकी कछुए जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। यह आत्मा उत्परिवर्तन है, एओ बोआ ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। उसने उत्परिवर्तित आत्मा को देखा और फिर प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ जियाओ सैन के चेहरे को देखा। जियाओ सान की प्रतिभा ने उसे चकित कर दिया और उसे जियाओ सान की प्रतिभा से थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन यह ईर्ष्या धीरे धीरे गायब हो गई। ये याद करने के बाद कि अगर उसके पास इतनी प्रतिभा नहीं होती तो वह उसके शरीर को सुधारने में उसकी मदद कैसे कर पाता। जब एओ बोआ अपनी तीसरी आत्मा को देख रहा था तब जियाओ सान भी अपने शरीर की जांच कर रहा था। ध्यान से जागने के बाद उसे लगा कि उसका शरीर आत्मा की ऊर्जा से भर गया है। उसने अपने आसपास कई तत्वों को भी महसूस किया। उसने अपने आसपास मौजूद इन तत्वों को नियंत्रित करने की कोशिश की। जब उसने उन तत्वों को नियंत्रित किया तो वे उसके शरीर के पास आ गए और उसके शरीर के चारों ओर एक कवच की तरह छा गए। एओ बोआ की नज़र से उसकी हरकतें छिपी नहीं रहीं। उसने खुशी से सिर हिलाया और देखा कि जियाओ सान तत्वों को नियंत्रित करता है। जियाओ सान के पास अभी तक सोल रिंग भी नहीं थी, लेकिन वह तत्वों को नियंत्रित कर सकता था। यह उसकी असाधारण प्रतिभा थी। जब जियाओ सान अपनी नई शक्ति के साथ प्रयोग कर रहा था तो अचानक उसके पेट में गड़गड़ाहट होने लगी, जिससे वह शर्मिंदा हो गया। आमतौर पर 7वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में वह 2 महीने से ज्यादा बिना खाए रह सकते हैं। इस बार वह 3 महीने से ज्यादा समय तक बंद दरवाजे की साधना में रहे, इसलिए उनके लिए भूख लगना स्वाभाविक था। जाओ और कुछ खाओ, एओ बोआ ने उसके शरीर को दफनाते हुए कहा। जब जियाओ सान अपने साधना कक्ष से बाहर निकल रहा था तो एओ बोआ ने अचानक मन संचार के माध्यम से एक प्रश्न पूछा। बच्चे, तुम इस दुनिया से नहीं हो, है ना? तुम्हें ये कैसे पता चला? जियाओ सैन ने आश्चर्य से पूछा। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि जब भाग्य ऊर्जा तुम्हारी दिशा में जा रही थी तो मुझे आकर्षण बल महसूस हुआ था, एओ बोआ ने पूछा। जियो सान ने अपना सिर हिलाया। जब मैं तीसरे दिव्य क्षेत्र में यात्रा कर रहा था तब मैंने उस आकर्षण शक्ति को महसूस किया। और जो आकर्षण शक्ति मैंने महसूस की वह न केवल आपके उपचारक शरीर से थी बल्कि यह आपके रक्त से भी थी, एओ बोआ ने कहा। तुमने मेरे वंश से एक आकर्षण बल महसूस किया? ये कैसे संभव है? क्या मेरा वंश व्यर्थ श्रेणी का वंश नहीं है? जियो सैन ने आश्चर्य से कहा। तुम्हें बर्बाद रक्त रेखा के बारे में भी पता है। इसका मतलब है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो 5वें दिव्य क्षेत्र में पैदा हुए थे, एओ बोआ ने आश्चर्य से कहा। क्या मैं 5वें दिव्य क्षेत्र से हूँ? जियो सान ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। तुम्हें यह नहीं पता था? एओ बोआ ने जियो सान से पहेली भरे लहजे में पूछा। मेरे जन्म होते ही मुझे मेरे कबीले से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मेरा वंश बर्बाद हो गया था, जियो सान ने उदास स्वर में कहा। एओ बोआ जानता था कि जियाओ सान ने जो कहा वह सच था। वह एक समय अपने कबीले का युवा स्वामी था, इसलिए उसने कई लोगों को देखा था जिन्हें उनके वंश के कारण उनके कबीले से बाहर निकाल दिया गया था। इस प्रकार के लोग अपनी जिंदगी खुद जीते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे एक शक्तिशाली कबीले से आते हैं, क्योंकि उन्हें जन्म लेते ही कुल से बाहर निकाल दिया गया था। एओ बोआ को यह बात हैरान कर रही थी कि जियाओ सान को कैसे पता चला कि उसे उसके कबीले से बाहर निकाल दिया गया है। छोटी सान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें कबीले से बाहर निकाल दिया गया है, जबकि उस समय तुम एक बच्ची थी? एओ बोआ ने उत्सुकता से पूछा। क्या आप भूल गए कि यह एओ को परेशान करता है? मैं एक व्यक्ति हूं जिसका पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए मुझे आमतौर पर पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, जियो सान ने कहा। ओह, इसीलिए अब मैं समझ गया, एओ बोआ ने कहा और आगे कहा, वास्तव में तुम्हारा वंश वास्तव में बुरा नहीं है।
हर कबीले का एक समय होता है जब उनके वंश का वंश समाप्त हो जाता है, उस समय उन कबीलों में से हर किसी का वंश बर्बाद हो जाता है। लेकिन वे कबीले कभी नहीं गिरते क्योंकि उनके कबीले का कोई व्यक्ति एक बनने के बाद अपने वंश को फिर से जगह लेता है। उन लोगों के बारे में न जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हें बस याद रखना है कि वंश ही सब कुछ नहीं है। अगर तुम कड़ी मेहनत करने को तैयार हो तो तुम उन दिव्य दुनियाओं में शक्तिशाली लोगों के बीच खड़े हो पाओगे। उसने ये शब्द न केवल जियाओ सान को सांत्वना देने के लिए कहे, बल्कि ये शब्द उसने अपने लिए भी कहे, क्योंकि क्लेश में अपना शरीर खोने के बाद उसकी स्थिति भी जियाओ सान के समान थी। जब वे इस तरह की बातें कर रहे थे तो वे अनजाने में जियाओ सान के लिविंग रूम में पहुंच गए। अध्याय 17 बर्फ, चंद्रमा, भेड़ी या अंडा। जियो सान अपने लिविंग रूम में गया और किताबों की शेल्फ के सामने जाकर उसमें से एक किताब निकाली। जब ये किताब बुक शेल्फ से बाहर आई तो बुक शेल्फ एक तरफ खिसक गई और एक छिपे हुए कमरे के प्रवेश द्वार का दरवाजा खुल गया। वह प्रवेश द्वार में चला गया और जब वह प्रवेश द्वार में घुसा तो उसके पीछे की बुक शेल्फ अपने आप बंद हो गई और प्रवेश द्वार को सील कर दिया। उसने उस कमरे को देखा जो उसके सामने था। वह कमरा थोड़ा अंधेरा था, इस जगह को कमरा कहना उचित नहीं था, इसे हॉल कहना अधिक उचित था। वह अपनी बाईं ओर की दीवार के पास गया और दीवार पर लगे एक बटन को दबाया। जैसे ही उसने बटन दबाया उसे कुछ आवाजें सुनाई दी जो ऐसी थी जैसे कुछ पानी में गिर रहा हो। जियाओ सान उस आवाज से घबराया नहीं, वह शांति से वहां रहा जैसे कि उसे उस आवाज की आदत हो, जब तक कि कुछ चमकीली रोशनियां दिखाई नहीं दी और हॉल को रोशन कर दिया। वे रोशनियां कुछ छोटी मछलियों की टंकियों से आ रही थीं जो हॉल के कई स्थानों पर रखी गई थीं। और उन महंगी मछलियों के अलावा जो टैंक में स्वतंत्र रूप से तैर रही थीं, टैंक के अंदर एक हथेली के आकार का पत्थर चमक रहा था। यह पत्थर एक दुर्लभ पत्थर था जो ताजे पानी के स्रोतों में पाया जा सकता है। यह एक ऐसा पत्थर था जो पानी के संपर्क में आने पर चमकता था। कमरे में बहुत सी अलमारियां थीं, बहुत सी प्राचीन कलाकृतियां और कई तरह की गोलियां जो जैद की बोतलों में रखी हुई थीं, बड़े करीने से अलमारियों में रखी हुई थीं। यदि कोई शिलालेख विशेषज्ञ इस कक्ष में आकर जांच करे तो वह देखेगा कि यहाँ प्रयुक्त कुछ शिलालेखों के नमूने उच्च स्तर के शिलालेख थे जिन्हें कि क्षेत्र के अमर साधक भी नहीं तोड़ सकते थे। वे कुछ ऐसी चीजें थीं जो दिव्य क्षेत्र के बाहर आसानी से नहीं मिलती थीं। आपको ये शिलालेख कहाँ से मिले? एओ बोआ, मेरे आदमियों ने इन्हें प्राचीन कब्रों से पाया है। भाई एओ, जांच करके देखे कि क्या वहां कुछ ऐसा है जिसका उपयोग मेरी भविष्य की साधना के लिए किया जा सकता है। जियो सान। एओ बोआ जियाओ सान के शरीर के बाहर प्रकट हुए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाई। कुछ मिनटों तक जांच करने के बाद उन्होंने एक गहरे नीले रंग का पत्थर, एक प्राचीन अंडा, एक कीमिया कड़ाही और एक पंखा लिया। उन्हें लेने के बाद उन्होंने बताया कि गहरे नीले रंग का ये पत्थर एक आत्मा को रोकने वाला पत्थर है। अगर हम इस पत्थर पर कुछ लिख दें तो ये दूसरों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हमें रोकने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। ये कीमिया कड़ाई अपने चरम पर 5वीं श्रेणी की कड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब ये केवल 3वीं श्रेणी की कड़ाई है। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह चीज आपके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए आप इसे मरम्मत के बाद अपने किसी आदमी को दे सकते हैं। फिर हमारे पास पंखा है। ये पंखा एक सामान्य सेकंड ग्रेड की कलाकृति है, लेकिन इस पंखे को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री कम से कम 14 ग्रेड की है, इसलिए मैं इसे एक नए प्रकार के पंखे में फिर से परिष्कृत करने जा रहा हूँ। एओ बोआ ने जियाओ सान से कहा। तो फिर उस अंडे का क्या? मुझे उसमें से कोई जीवन नहीं मिल रहा है। जियाओ सैन ने पूछा। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो यह एक आइस मून वुल्फ का अंडा है। इस प्रकार के भेड़िए में तीसरे दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने की क्षमता होती है, और हम उन्हें आमतौर पर दूसरे दिव्य क्षेत्र में ही देख सकते हैं। और जहां तक इस बात का सवाल है कि आपको उसमें से कोई जीवन शक्ति क्यों नहीं मिल रही है, तो इसका कारण यह है कि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं। एओ बोआ, ऐसा क्यों? फिर यह यहाँ कैसे आया? जियो सान, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ क्यों दिखाई देते हैं, लेकिन हम केवल दूसरे दिव्य क्षेत्र से ही पता लगा सकते हैं क्योंकि वे कम से कम स्प्राइट गैदरिंग क्षेत्र की ताकत के साथ पैदा होते हैं, और जब वे शील से बाहर आते हैं तो वे अपने सेल्स खाते हैं। उस समय उनकी ताकत डेंटियन बिल्डिंग क्षेत्र की ताकत तक पहुंच जाएगी। अब क्या आप समझ सकते हैं? एओ बोआ ने पूछा। तो क्या मैं इसे जानवर वश में करने की तकनीक से वश में कर सकता हूं? जियो सैन ने उत्साह से पूछा। नहीं, अभी नहीं, हमें इस बच्चे को बाहर निकालने के लिए दूसरे दिव्य क्षेत्र में जाना होगा। एओ बोआ, ऐसा क्यों? जियो सान, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम इस प्रकार के प्राणियों को दूसरे स्वर्ग से नीचे जन्म लेने की अनुमति नहीं देते, इसलिए जब तक हम दूसरे दिव्य क्षेत्र में नहीं जाते, इसे अपने पास रखो। एओ बोआ। जियाओ सान ने समझ में सिर हिलाया और उसने अंडे को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया, जो कि एक प्रथम श्रेणी की कलाकृति थी। इससे पहले कि वह पूछ पाता कि वह कब शोधन शुरू करने जा रहा है, एओ बोआ ने पूछा, छोटे सैन, आपने अभी तक मुझे अपनी विरासत में मिली आत्मा कौशल के बारे में नहीं बताया है। आप मुझे इसके बारे में कब बताने वाले हैं? वास्तव में मैं आपको उनके बारे में बताना भूल गया। पहली तकनीक जो मुझे विरासत में मिली थी वह लपटों को अवशोषित करने की तकनीक थी।
ये तकनीक मुझे मेरे वंश से मिली है। इस तकनीक से मैं लेप्टो को अवशोषित कर सकता हूं और अपने वंश की मरम्मत कर सकता हूं। जियो सान, मैं इस तकनीक के बारे में जानता हूं। मैं वास्तव में उस कबीले से हूं। जियो सान, कौन सा कबीला? जियो सान, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे वंश के बारे में बाद में बताऊंगा जब तुम काफी मजबूत हो जाओगे, इसलिए जारी रखो। एओ बोआ, ठीक है। दूसरा निर्माण के बारे में एक मैनुअल है। वर्तमान में मैं केवल कुछ कौशल देख सकता हूं जिन्हें गोल्डन रिंग बीड्स, गोली और कलाकृतियों का निर्माण, ब्रह्म पदार्थ निर्माण कहा जाता है। गोल्डन रिंग बीड्स ऐसी चीज है जिसे मैं सोल रिंग्स के स्थान पर उपयोग कर सकता हूं और उस प्रकार की सोल रिंग्स पहले प्रकार की सोल रिंग्स की तरह हैं जिनका आपने उल्लेख किया है, लेकिन एकमात्र अंतर यह है कि जब हम जादुई जानवरों को वश में करते हैं तो आप उनमें सोल स्किल जोड़ सकते हैं। इस मैनुअल का दूसरा कौशल जो कि गोली और कलाकृति का निर्माण है, औषधीय गोलियां और कलाकृतियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ये जानना होगा कि उन्हें कैसे बनाया जाता है और उनके समाप्त होने के बाद उनका क्या उपयोग है। सरल शब्दों में कहें तो मुझे एक लोहार और एक कीमियागर बनना होगा। ब्रह्म पदार्थ निर्माण आत्मा कौशल एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग मैं युद्ध में कर सकता हूं। यह एक ब्रह्म प्रकार का कौशल है, लेकिन अंतर यह है कि मैं अपनी आत्मा के चारों ओर धुंध का उपयोग करके भ्रम को वास्तविकता में बदल सकता हूं। उदाहरण के लिए, अगर मैं दुश्मन को जमीन से बांधना चाहता हूं, तो मुझे बस इसके बारे में सोचना होगा और फिर मेरा दुश्मन जमीन से बंधा हुआ हो जाएगा। वह भी भ्रम में पड़ जाएगा, जो कि वही चीज है जो वह वास्तव में अनुभव कर रहा है, और जब वह भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे आसानी से मार सकता हूं, और अगर वह मेरा भ्रम तोड़ने में सक्षम है, तो उसे एहसास होगा कि वह वास्तव में जमीन से बंधा हुआ है, इसलिए इससे मुझे अपने दुश्मन के साथ कुछ भी करने के लिए और अधिक समय मिल जाएगा। जियाओ सैन, अध्याय 18। ये तीनों कौशल भी विकृत हैं, एक आत्मा के छल्ले के वास्तविक निर्माण के लिए है और दूसरा भ्रम की वास्तविकता के लिए है, और एक अन्य सृजन ऊर्जा का उपयोग करके गोलियां और कलाकृतियां बनाता है। फिर अन्य कौशलों के बारे में क्या? एओ बोआ ने उत्साह से पूछा। मुझे अपनी दूसरी आत्मा से जो कौशल प्राप्त हुए हैं वे हैं क्लोन पोषण तकनीक, क्लोन हेरफेर और क्लोन विस्फोट। क्लोन पालना एक तकनीक है। मेरी राय में मुझे लगता है कि यह तकनीक क्लोन तकनीक नहीं है, बल्कि ये दूसरा शरीर बनाने के बारे में है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई क्लोन नष्ट हो जाता है तो मैं उसे फिर से जीवित कर सकता हूं, और अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे क्लोन नहीं मरेंगे और वे मुझे फिर से जीवित भी कर सकते हैं। क्लोन मैनिपुलेशन एक ऐसी तकनीक है जो मुझे आवश्यकता पड़ने पर अपने क्लोनों को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। क्लोन विस्फोट एक ऐसी तकनीक है जो मुझे अपने मूल शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना अपने क्लोनों को विस्फोटित करने की अनुमति देती है। और यदि मेरे किसी क्लोन को किसी शत्रु पर विस्फोट कर दिया जाए तो विस्फोट की शक्ति किसी भी व्यक्ति को मुझसे 2 लोक ऊपर ले जा सकती है। जियो सान, 1 मिनट रुको, अभी और मत समझाओ, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। एओ बोआ ने कहा, जो जियो सान द्वारा एक के बाद एक बम गिराए जाने की बातें सुनकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। जियो सान ने अपना सिर हिलाया। तो आपकी दूसरी आत्मा की पहली तकनीक एक पुनरुत्थान तकनीक है? एओ बोआ ने संदेह से पूछा, क्योंकि पुनरुत्थान तकनीक 4वीं शताब्दी में भी बहुत दुर्लभ तकनीक थी। दिव्य क्षेत्र, हाँ और नहीं। दरअसल वह तकनीक एक पुनरुत्थान और सृजन तकनीक है। यह तकनीक मुख्य रूप से मुख्य शरीर के केवल एक तत्व की नकल करके क्लोन का पोषण करने के बारे में है। और जब क्लोन बनाया जाता है तो उसे अपनी आत्मा मिलती है और अपनी खुद की बुद्धि विकसित होती है। इसमें मेरी मूल साधना की ताकत भी होगी, लेकिन क्लोन में मेरी लड़ाकू ताकत नहीं होगी। और एक पूरा क्लोन अपनी ताकत में भी सुधार कर सकता है। तो इसका मतलब है, अगर आपकी मूल ताकत 30वीं रैंक पर है और आपकी लड़ाकू ताकत 50वीं पर है, जब आप एक नया क्लोन बना रहे हैं तो क्लोन की ताकत केवल 30वीं रैंक पर ही होगी, है ना? एओ बोआ ने पूछा। हाँ, ये वास्तव में अफसोस की बात है कि मैं ऐसा क्लोन नहीं बना सकता जो उनके स्तर से ऊपर लड़ सके, जियो सान ने उदास स्वर में कहा। जियाओ सान की आवाज सुनकर एओ बोआ जियाओ सान को हराना चाहता था। दिव्य क्षेत्र में कई क्लोन तकनीकें हैं, उन सभी तकनीकों में मूल शरीर की शक्ति का केवल 1% 30% ही हो सकता है। लेकिन जियाओ सान के क्लोन में उसका 100% मूल शरीर है। उसे नहीं पता था कि यह साथी क्यों नाखुश था। और आप कितने क्लोन बना सकते हैं, और मैं ये भी कल्पना कर सकता हूं कि क्लोन विस्फोट तकनीक क्या है, लेकिन आपकी अन्य तकनीकों को देखकर मुझे लगता है कि क्लोन हेरफेर तकनीक बेकार है, एओ बोआ ने कहा। वर्तमान में मैं 39 पूर्ण आत्माएं और कई अपूर्ण क्लोन भी बना सकता हूं। पूर्ण क्लोन खुद को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अपूर्ण आत्माएं केवल तभी मेरी मूल साधना प्राप्त कर सकती हैं जब मैंने उन्हें बनाया हो। वास्तव में क्लोन हेरफेर तकनीक बुरी नहीं है। जब एक नया क्लोन बनाया जाता है तो उसकी अपनी बुद्धि होती है और वे खुद ही खेती करते हैं, इसलिए उनके पास खेती के बारे में अपनी समझ भी होगी। इसलिए इस तकनीक से मैं खेती के बारे में उनकी समझ प्राप्त कर सकता हूं और लड़ते समय उनके शरीर को भी नियंत्रित कर सकता हूं, जियो सान ने कहा। एओ बोआ जियाओ सान की बातें सुनकर चुप हो गया। उसने फिर जियाओ सान से कुछ नहीं कहा।
वह चुपचाप जियाओ सान के शरीर में घुस गया। इससे जियाओ सान हैरान रह गया। भाई ओबोआ, मैंने अपनी दूसरी आत्मा के बारे में नहीं बताया है। जियो सान ने अपने विचारों के साथ ओबोआ से कहा। कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरी आत्मा के बारे में जानता हूं। अपने खाने के बाद अपनी पहली आत्मा की अंगूठी बनाना शुरू करो, ओबोआ ने उदास स्वर में कहा। जियो सान किताबों की एक शेल्फ के पास गया और शेल्फ पर रखी गोलियों की एक बोतल को घुमाया। उसे घुमाने के बाद वह दीवार के पास गया जिस पर एक पहाड़ की बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी जो 5 फीट ऊंची थी। उसने दीवार से पेंटिंग को बाहर निकाला। पेंटिंग के पीछे एक छोटा सा दरवाजा छिपा हुआ था। वे रेंगते हुए कमरे के दूसरी तरफ गए और एक दूसरे छोटे से कमरे में घुस गए जो बहुत अंधेरा नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे के बीच में सिर्फ एक छोटा सा खंभा था। इसके अलावा इस कमरे के चारों ओर कई शिलालेख भी बने हुए थे। छोटे से खंभे पर एक छोटी लकड़ी की टोकरी रखी हुई थी। टोकरी के चारों ओर ड्रैगन के आकार के कई पैटर्न बने हुए थे और उसके ढक्कन पर एक आग का प्रतीक भी बना हुआ था। और इससे एक ऐसी सुगंध निकलती है जो किसी भी व्यक्ति को अपना मन साफ करने में मदद करती है। जियाओ सान ने कुछ मिनट तक टोकरी को एक जटिल भाव से देखा। ये टोकरी वही टोकरी थी जिसे काले कपड़े वाला आदमी उसे नश्वर दुनिया में लाया था। जब वह अनाथालय से बाहर निकला तो उसे यह टोकरी अपने साथ ले जाने की अनुमति दी गई। हालांकि यह टोकरी लकड़ी से बनी थी, लेकिन टोकरी पर बनी नक्काशी अगर बेची जाए तो बहुत कीमती है। जब वह अनाथालय में था तब उसके दादा दादी ने उसकी देखभाल की थी, लेकिन उन्होंने इस टोकरी को किसी को नहीं बेचा था। अनाथालय छोड़ने से पहले उसके दादा दादी ने उसे यह टोकरी अपने पास सुरक्षित रखने के लिए कहा था, क्योंकि यही एकमात्र चीज थी जो उसकी असली पहचान साबित कर सकती थी। और जब उसने उनसे कहा कि वे इस चीज को बेचकर अनाथालय चलाने के लिए कुछ पैसे कमा सकते हैं क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी, तो दंपत्ति ने उसे डांटा और उससे वादा करवाया कि वह इस टोकरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। वे ही लोग थे जिनकी उसे इस दुनिया में परवाह थी, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा उसे करने के लिए कहा गया था। उसका नाम जियाओ सान उसके दादा जियाओ चेन ने रखा था, जिनकी मृत्यु उसके अनाथालय छोड़ने के कुछ साल बाद हो गई थी। जियाओ सान साम्राज्य में नोबेल बनने के बाद से ही अनाथालय की गुप्त रूप से मदद कर रहा है। वह पहली जगह थी जहां उसे इस दुनिया में आने के बाद गर्मजोशी का एहसास हुआ। वर्तमान में अनाथालय का प्रभारी व्यक्ति उसका एक आदमी था जिसे उसने अपनी दादी की देखभाल के लिए रखा था। उसने अपनी दादी को अपने घर में रहने के लिए भी आमंत्रित किया है, लेकिन वह हमेशा उसे मना कर देती है। वह उसकी सोच भी समझ सकता था, इसलिए वह उसे फिर से परेशान करने नहीं गया। जियाओ सान टोकरी के पास गया और उसका ढक्कन खोला। उसके अंदर कई स्टोरेज रिंग थे। यह जियाओ सान की नींव थी। इस कमरे के बाहर रखी गई बाकी सारी चीजें उसकी दौलत का एक छोटा सा हिस्सा थी, लेकिन उस छोटी सी रकम से उसका कारोबार अगले 500 सालों तक भी सुचारू रूप से चल सकता था। उन्होंने टोकरी को इस भंडारण रिंग के अंदर रख दिया और छोटे कमरे और अपने खजाने को छोड़ दिया। और जैसे ही वह अपने खजाने से बाहर आया, जेम्स ने उसके लिविंग रूम का दरवाजा खटखटाया और कहा, युवा मालिक, दोपहर का भोजन तैयार है। अध्याय 19 उसके 4 पालतू जानवर। जियाओ सान अपने लिविंग रूम से निकलकर डाइनिंग हॉल में चला गया। उसकी कुछ नौकरानियां उसके खाने को डाइनिंग टेबल पर सजा रही थीं। जियाओ सान का डाइनिंग हॉल एक बड़ा कमरा था जो मोमबत्तियों से जगमगा रहा था, क्योंकि कमरे में रोशनी के लिए कोई खिड़कियां नहीं थीं। जब उसका घर पहली बार बना था तो डाइनिंग हॉल एक कमरा था जिसमें खिड़कियां थीं और कोई भी व्यक्ति उनसे सड़क का नजारा देख सकता था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब उसका घर बन गया तो जब जियाओ सान अपने कुछ दोस्तों के साथ खाना खा रहा था तो एक व्यक्ति ने उसे एक तीर से मारने की कोशिश की जो खिड़की में से एक में जा लगा। उस समय वह सिर्फ एक बैरन था और हत्यारे से पूछताछ के बाद उसे पता चला कि जो व्यक्ति उसे मारना चाहता था वह वही विस्काउंट था जिसने उसे तब मारने की कोशिश की थी जब उसने अपना व्यवसाय शुरू ही किया था। हालांकि उस समय हत्यारे का प्रयास विफल हो गया, लेकिन जियाओ सान ने वहां भोजन करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्हें एक नया भोजन कक्ष बनाना पड़ा। कमरे के बीच में एक लंबी मेज थी जिस पर एक साथ लगभग 20 लोग बैठ सकते थे और कमरे के कोने में एक कॉफी टेबल के चारों ओर कुछ आधुनिक सोफे रखे हुए थे। कमरे की दीवारें जियाओ सान द्वारा बनाई गई पेंटिंग से सजी हुई थीं। उनमें से ज्यादातर इस बारे में थी कि उनका व्यवसाय कैसे शुरू हुआ, और साथ ही एक खूबसूरत लड़की की कुछ पेंटिंग भी थीं। वह जियाओ सान की गर्लफ्रेंड थी। उसने कुछ सेकंड के लिए उन तस्वीरों को देखा और जाकर डाइनिंग टेबल पर अपना लंच करने बैठ गया। उस समय सभी नौकरानियां और उसका बटलर उस कमरे से बाहर चले गए थे, जिससे जियाओ सान को इस बात की चिंता किए बिना खाना खाने की अनुमति मिल गई कि वे उसे खाते समय देख लेंगे। भूख के कारण उसने अपना सारा खाना ऐसे खा लिया जैसे कोई भूखा भेड़िया महीनों से कुछ न खाए। जब वह इस तरह खा रहा था तो उसने अपने ऊपर से एक फड़फड़ाहट सुनी। बिना ऊपर देखे ही उसे पता चल गया कि वह आवाज क्या थी। उसके ऊपर हवा से जो आवाज आ रही थी वह उसके 4 पालतू जानवरों पोली, मॉली, टीना और फिन के पंख फड़फड़ाने की आवाज थी। पोली और मॉली 2 तोते थे और टीना और फिन 2 कठफोड़वे थे।
ये 4 पालतू जानवर थे जिनकी देखभाल वह बचपन से करता आ रहा था। उसने उन्हें तब पाया जब वे नवजात शिशु थे। कुछ सामान्य पक्षी और कुछ शिकारी उन्हें जीवित पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब जियाओ सैन ने उन्हें पाया तो वे अन्य पक्षियों के हमलों से घायल हो गए थे और साथ ही वे शिकारियों द्वारा भी आकर्षित किए गए थे क्योंकि वे शिशु जादुई जानवर थे। शिशु जादुई जानवर कुछ जादुई जानवरों के बच्चे होते हैं जिन्हें वे जानवर साधक के रूप में विकसित करने में सक्षम होते हैं। इस कारण से कुछ कुलीन परिवार उन्हें अपने परिवार के संरक्षक के रूप में बड़ा करते हैं क्योंकि उनका जीवनकाल मनुष्यों से अधिक होता है और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने परिवारों की रक्षा कर सकते हैं। शाही परिवार में कुछ जादुई जानवर भी थे जो जानवरों की खेती करने वाले बन गए थे। वे अपने वंश की शुरुआत से ही शाही परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक छोटा ड्यूक परिवार कैसे बड़ा होकर वर्तमान शाही परिवार बन जाता। 2 पक्षी जियाओ सान के कंधों पर बैठे, एक उसके सिर पर और दूसरा उसकी प्लेट के पास मेज पर बैठा। वर्तमान में जैसा कि वह जानता था कि वे चारों प्रथम श्रेणी के दूसरे चरण के जादुई जानवर साधक थे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वे किसी भी क्यूई संग्रहण क्षेत्र साधक से लड़ सकते हैं जो क्यूई संग्रहण क्षेत्र के 5वें रैंक से नीचे हैं। नश्वर जादुई जानवरों और पशु साधकों को लेकर भ्रमित न हो। पशु साधक जादुई जानवर हैं जो अमर साधकों की तरह साधना कर सकते हैं। वे बड़े हो गए और उसके संसाधनों से मजबूत हो गए, लेकिन अभी भी वे बड़े जानवरों की तरह व्यवहार करने में सक्षम नहीं थे। वे अभी भी छोटे शरारती बच्चों की तरह थे। पोली जो उसके सिर पर उतरी थी उसके बाल खींचने लगी। वह उनमें सबसे शरारती था। फिन और टीना भी उसके कंधों पर कूदने लगी। साथ ही मॉली उनमें सबसे कोमल थी। वह एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार करती हुई उसकी गोद में कूद गई और अपना सिर उसके पेट पर रगड़ने लगी। जियाओ सान ने चारों साथियों को जो करते देखा उसे देखकर वह थोड़ा मुस्कुराया। उसने उन्हें अपने हाथों से उठाया और मेज पर रखकर थपथपाया। वे एकमात्र ऐसे दोस्त थे जो जियाओ सान के साथ बचपन से ही थे। उन्होंने कई बार उसकी मदद भी की है जब वह खुद की देखभाल करने में सक्षम नहीं था। उदाहरण के लिए जब उसने अपना व्यवसाय शुरू किया तो उसने कई लोगों को नाराज किया। उन लोगों ने उसे मारने के लिए कई बार हत्यारे भेजे, और जब वे हत्यारे उसे मारने आए तो वही थे जो हत्यारों की पहचान करने और उसे मारने के लिए आने से पहले उसे सूचित करने में सक्षम थे। उनकी मदद से वह भागने में सफल रहा और कुछ हत्यारों को भी मार डाला। क्या तुम छोटे बच्चे मेरे साथ खाना खाने आए हो? जियो सान ने उन्हें थपथपाते हुए पूछा। चारों साथियों की एक अजीब आदत थी। जब जियाओ सान बंद द्वार की साधना में होता था तो वे हवेली से बाहर चले जाते थे और जब वह अपनी बंद द्वार की साधना समाप्त कर लेता था तो वे वापस उसकी हवेली में आ जाते थे और जियाओ सान के साथ तब तक रहते थे जब तक वह फिर से बंद द्वार की साधना में प्रवेश नहीं कर जाता। जियाओ सान ने सोचा कि उन्हें वापस आने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन कौन जानता था कि जब वह अपनी बंद कमरे की साधना समाप्त कर रहा था तब वे उसके महल में थे। हालांकि वे बोल नहीं सकते थे, फिर भी वे समझ गए कि जियाओ सान ने उनसे क्या पूछा था, जिसके बाद वे अपना सिर हिला पाए। वे वर्तमान में जानवर साधक थे, इसलिए उनके पास थोड़ी बुद्धि थी। जियाओ सान ने उन्हें सिर हिलाते हुए देखा। उसने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति जारी की और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ 3 प्लेटें लीं और उन प्लेटों पर उनका पसंदीदा दांव रख दिया और उन्हें दे दिया। लेकिन उन्होंने उसे तुरंत नहीं खाया। वे सभी अपनी चोंच खोलकर जियो सान के चेहरे को देख रहे थे। इससे पहले कि जियाओ सान पूछ पाता कि क्या हुआ, एओ बोआ अपने कछुए आत्मा रूप में उनके सामने प्रकट हुए। जैसे ही वह उनके सामने आया, उसके 4 पालतू जानवर अचानक मेज से गायब हो गए और जियाओ सान के सामने तैरते हुए दिखाई दिए जैसे कि वे उसकी रक्षा कर रहे हों। जियाओ सान को सबसे ज्यादा हैरानी उनकी गति से हुई। हालांकि उसके पास कोई आत्मा वलय नहीं था, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति की गति देख सकता था जब वे उसके स्तर से नीचे होते थे। वे जादुई जानवर साधकों के पहले क्षेत्र में ही थे, लेकिन वह उनकी गति नहीं देख सकता था। जैसा कि एओ बोआ ने उसे बताया, उसकी ताकत किसी भी स्प्राइट गैदरिंग दायरे के विशेषज्ञ और तीसरे दायरे के जादुई जानवर साधकों के बराबर थी। लेकिन फिर भी वह अपने पालतू जानवरों की गति नहीं देख पाया। इससे वह हैरान हो गया। छोटे सैन, वे तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एओ बोआ ने चिढ़ाते हुए कहा। इससे पहले कि जियाओ सान उन्हें एओ बोआ से मिलवा पाता, आप कौन हो सकते हैं? पोली ने ठंडे और धीमे स्वर में पूछा। एओ बोआ ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने जियाओ सान के चेहरे की तरफ देखा। जियाओ सान सदमे से उभरा और पूछा, पोली तुमने बात करना कब सीखा? जियाओ सान ने जो पूछा उसे सुनकर पोली, मॉली, टीना और फिन के चेहरे पर एक दोषी भाव था। लेकिन इससे पहले कि वे समझा पाते। अध्याय 20 उनकी ताकत। इससे पहले कि वे समझा पाते, बेशक वे बात कर सकते थे क्योंकि वे 5वें क्षेत्र के 8वें रैंक के जादुई जानवर हैं। एओ बोआ ने कहा, ये सभी 5वें लोक में जादुई जानवर हैं जो फाउंडेशन बिल्डिंग लोक के विशेषज्ञों से लड़ने में सक्षम हैं। यहाँ क्या हो रहा है? जियाओ सैन ने ऊंची आवाज में पूछा। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? मुझे लगता है कि यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसने उन्हें फाउंडेशन बिल्डिंग दायरे तक पहुंचने में मदद की।
मुझे भी कहना होगा कि मैं प्रभावित हूँ। वह 4 साधारण पक्षियों को फाउंडेशन बिल्डिंग दायरे के विशेषज्ञों में प्रशिक्षित कर सकती है। एओ बोआ ने उसके कंधे पर उतरते हुए प्रशंसा भरे लहजे में कहा। हालांकि उसने यह बात प्रशंसा भरे लहजे में कही थी, फिर भी उसने मौली और बाकी पक्षियों को आवाज संचार तकनीक भेजी। इसलिए जियाओ सान ने नहीं सुना कि उसने पोली और बाकी 3 पक्षियों से क्या कहा। एओ बोआ की बात सुनकर जियाओ सान को कुछ हद तक समझ में आया कि क्या हुआ है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसकी परवाह करेगी, इसलिए उसने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? बॉस, हम आपसे यह बात छिपाने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन बहन मेंग ने ही हमें अपनी ताकत आपसे छिपाने के लिए कहा था और गुप्त रूप से आपकी रक्षा करने के लिए कहा था, पोली ने पुरुष स्वर में कहा। हाँ बॉस, ये वास्तव में ऐसा ही है। दूसरों ने सहमति जताई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जियाओ सान को पहले ही पता चल गया था कि वे उससे झूठ बोल रहे थे। वह उन्हें उजागर करने नहीं गया था। जिनके पास कोई रहस्य नहीं था, उनके पास छिपाने के लिए रहस्य थे, उसके पास भी छिपाने के लिए कई रहस्य थे, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे पता चल गया कि यह उसकी पुरानी प्रेमिका नहीं थी जिसने उन्हें 5वें दायरे के जानवर साधक बनने में मदद की थी। मुझे कहना पड़ेगा जियाओ सान, वह लड़की मींग वास्तव में तुम्हारी परवाह करती है। सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन अंगरक्षक बनाने में अपना समय बर्बाद किया है। एओ बोआ ने मजाकिया लहजे में कहा। दादाजी, मानो या न मानो, मैं आपका सिर जरूर फोड़ दूंगा अगर आप हमारा और बहन मेन का मजाक उड़ाते रहे, फिन ने गुस्से में कहा। बच्चे, अभी तो मेरी आयु प्रवेश समारोह भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम मुझे दादाजी कह रहे हो। मानो या न मानो बच्चे, मैं तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा और तुम्हें दूसरे पक्षियों के देखने के लिए बाहर छोड़ दूंगा। एओ बोआ ने गुस्से से कहा। तुम, फिन शर्म से चिल्लाया और टीना ने अपना सिर अपने पंखों के अंदर छिपा लिया और फिन की ओर देखा। जादुई जानवरों के लिए उनके पंख ही उनके कपड़े थे। अगर कोई उन्हें धमकाकर कहे कि वह उनके पंख नोच लेगा तो यह इंसानों को नंगा करने जैसा था। और बच्चे, क्या मैंने कभी तुम्हारी बहन मेन का मजाक उड़ाया था? नहीं, मैं तो सिर्फ कुछ सालों में 4 सामान्य पक्षियों को 5वें क्षेत्र के जादुई जानवर बनाने के लिए उसकी तारीफ कर रहा था। उसने न सिर्फ तुम चारों को 5वें दर्जे के जादुई जानवर बनाया, बल्कि उसने तुम चारों के लिए एक अच्छी नींव भी रखी है। इसलिए मैं उसके पशु प्रशिक्षण कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। एओ बोआ ने ईमानदारी से कहा। ये सुनकर वे एक साथ हंसने लगे और क्रोध से फटने के कगार पर थे, क्योंकि एओ बोआ उनका मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि वे उन दिव्य क्षेत्रों के अन्य जादुई जानवरों की तुलना में सामान्य जादुई जानवर थे। लेकिन जियाओ सान के जटिल चेहरे को देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कई सालों तक जियाओ सान के साथ रहने के बाद उन्हें पता चल गया था कि जियाओ सान इस समय क्या सोच रहा है। टीना सबसे समझदार व्यक्ति थी, उसने जल्दी से पूछा, बॉस, आपने अभी तक हमें इन अंकल से परिचित नहीं कराया है। क्या चाचा, मैं अभी भी जवान हूँ, एओ बोआ ने डांटा। टीना का सवाल सुनकर जियोसान, जो दिवास्वप्न देख रहा था, वास्तविकता में वापस आ गया। ओह हाँ, वास्तव में मैंने अभी तक उसे आप लोगों से नहीं मिलवाया है। तो यह एओ बोआ है, एक दिव्य यिन और यांग दिव्य कछुआ। वह आज से हमारे साथ रहेगा। और भाइयों, ये पोली, मौली, फिन और टीना हैं, वे बचपन से ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। जियाओ सैन ने उनसे परिचय कराया। लेकिन बॉस, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? हर बार जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे उसमें एक खतरनाक भावना महसूस होती है, मौली ने चिंतित होकर कहा। अरे छोटी लड़की, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 18 साल से जियाओ सान के शरीर के अंदर हूँ, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इसके अलावा मेरे द्वारा तुम्हें खतरनाक एहसास होना बिल्कुल सामान्य बात है। भले ही मैं अभी एक प्रेत हूँ, लेकिन मेरी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही सच्चे ईश्वर के दायरे में पहुंच चुकी है। इसलिए भले ही मेरे पास साधना करने के लिए शरीर न हो, फिर भी मैं अपनी उंगलियों के एक झटके से तुम्हें मार सकता हूं। एओ बोआ ने गर्व से कहा। तुम 18 साल तक बॉस के शरीर के अंदर क्या कर रहे थे? क्या तुम बॉस की हर शरारती हरकत पर जासूसी कर रहे थे? पोली ने उत्साहित स्वर में पूछा। यह सुनकर जियाओ सान का चेहरा काला पड़ गया और अन्य तीनों ने एओ बोआ के चेहरे की ओर देखा, जिससे पता चल रहा था कि वे कोई भी गपशप सुनने के लिए तैयार थे। एओ बोआ उनके उत्साहित चेहरे देखकर अवाक रह गया। उसने इन वर्षों में जो देखा था, उससे उसे साफ पता चल गया था कि पोली एक बहुत ही परेशान करने वाला पक्षी है। उसे पता था कि उसे इस साथी को सुधारना होगा, नहीं तो ये साथी भविष्य में उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी करेगा। अपनी बातचीत की दिशा बदलने के लिए एओ बोआ ने जल्दी से कहा, मैंने देखा है कि आप तीनों अपनी ताकत को दबा रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? उन्होंने सिर हिलाकर एओ बोआ के प्रश्न का उत्तर दिया। तुम लोग अपनी ताकत क्यों दबा रहे हो? जियाओ सैन ने हैरान स्वर में पूछा। एओ बोआ को इस सवाल का जवाब पता था, लेकिन वह उसे जवाब बताने नहीं गया। वह चाहता था कि चारों छोटे बच्चे उसे इसका कारण बताएं।
वास्तव में हमारे पास अपनी ताकत को दबाने के कई कारण थे। मुख्य रूप से अगर हम अपनी ताकत को नहीं दबाते तो हम सीधे 7वें क्षेत्र में आगे बढ़ जाते, लेकिन अगर ऐसा होता तो हमें अलग से दूसरे दिव्य क्षेत्र में भेजा जाता। इसलिए हमने 5वें क्षेत्र के 8वें रैंक पर अपनी ताकत को दबा दिया ताकि दिव्य क्षेत्र में भेजे जाने से बच सकें। पोली ने झिझकते हुए कहा। जियाओ सान जानता था कि वे दूसरे दिव्य क्षेत्र में न जाने के लिए सिर्फ बहाने बना रहे थे। वह ये भी जानता था कि उनके न जाने का मुख्य कारण ये था कि वे उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इससे जियाओ सान का दिल खुश हो गया। उसके कई चाहने वाले एक के बाद एक अपना काम पूरा करके उसे छोड़कर चले गए थे। उन्हें कभी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। इंसान स्वार्थी होते हैं लेकिन जानवर नहीं। वे जानते हैं कि हमसे मिली दयालुता का बदला कैसे चुकाना है। जियाओ सान ने पोली को गले लगाया और कहा, तुम लोग मुझे छोड़ सकते हो। मेरे साथ रहने के लिए अपनी ताकत को दबाकर खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। एक कोमल स्वर में। नोट: अमर साधकों और पशु साधकों के बीच संपीड़न। अमर साधना क्षेत्र, पशु खेती क्षेत्र, क्यूई सभा क्षेत्र। एक वाक क्षेत्र, शारीरिक बनावट बढ़ाने वाला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र, स्प्राइट गैदरिंग क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र, ग्रैंड स्प्राइट गैदरिंग क्षेत्र। चौथा क्षेत्र, फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र। 5वां क्षेत्र, डैनतियान बिल्डिंग क्षेत्र। 6वां क्षेत्र, स्वर्ण गोली निर्माण क्षेत्र। 7वां क्षेत्र, अस्थि पुनर्निर्माण क्षेत्र। 8वां क्षेत्र, शरीर पुनर्निर्माण क्षेत्र। 9वां क्षेत्र, डोमेन क्षेत्र। 10वां क्षेत्र। वीडियो खत्म हो गया है, इसलिए मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। और है थोड़ा सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि वीडियो तुम सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके और तुम सभी उसका आनंद ले सको। चलो बाय बाय।